राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, हम ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से बोल रहे हैं, जुड़े हुए हैं। मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। पहले भी आपने ऑडियो सुनी है मेरी। आज मैं आपके पास में एक संस्कृति के बारे में कुछ बोलने के लिए आया हूँ। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि एक ऐसी संस्कृति के बारे में जो आज लुप्त होने के कगार पर है, जबकि ये परंपरा समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देती है। इसमें टेसुआ और झेंझी की परंपरा या खेल ब्रज के बालक बालिकाएं क्यों खेलती हैं, इसका इतिहास लगभग 3 से 4 हजार वर्ष पहले का है। एक गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके बड़े 4 भाई थे। कुटुंब में 60-70 आदमी थे। उस ब्राह्मण को एक पुत्री थी। जब उसकी पुत्री 8 साल की हुई, उस ब्राह्मण की पत्नी का देहांत हो गया। वो बड़ा दुखी हुआ कि मेरी इस पुत्री की देखभाल अब कौन करेगा। लेकिन सब्र करके रह गया। पर धीरे धीरे उसके दिन गुजरने लगे। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण की जो भाभी थी, बड़े भाई की पत्नी, वो उसको बड़ा परेशान करने लगी। उसके ऊपर दूसरा विवाह करने का दबाव डालने लगी। उसने मना कर दिया, मैं अब दूसरा विवाह नहीं करूंगा। इस बात को उसने अपने बड़े भाइयों से कहा, लेकिन उसके भाई उसकी बात को बार बार अनसुना करने लगे। एक दिन ब्राह्मण परेशान होकर अपनी बेटी को लेकर दूसरे गांव में चला गया और वहां जाकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के साथ शांति के साथ रहने लगा। वहां रहते हुए उसको 7 साल बीत गई थी। एक दिन सायंकाल के समय उसकी पुत्री कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। उसने पानी भर लिया। जब वो वापस लौटकर आती है, उस समय उसको रास्ते में एक राक्षस खड़ा हुआ दिखाई देता है। जब उस राक्षस ने उस कन्या को देखा तो वो उसकी सुंदरता को देखकर उसके ऊपर मोहित हो गया और उसने कहा, कन्या को रोक लिया। उसने कन्या को रोका और वो उससे नाम और पता पूछने लगा। कन्या उस राक्षस को देख करके डर गई थी। जल्दी जल्दी उसने अपना नाम और पता बताया और सीधे घर की तरफ तेज तेज कदमों से चलती हुई आ गई। घर आई तब उसने अपने पिता को बताया। ब्राह्मण बड़ा घबराया ये सुन करके। बोले, भगवान की तरफ उस चिंतन करने लगा, वो प्रभु क्या होने वाला है। 2 दिन बाद ही वो राक्षस उसके पिता के पास आया और उनसे कहने लगा, देखो ब्राह्मण, मुझे तुम्हारी कन्या बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तुम मुझसे उसका विवाह कर दो। ब्राह्मण समझ गया कि यदि इससे मैंने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया और मना कर दिया तो ये मुझे मारकर मेरी पुत्री को ले जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं इसको कुछ समय तक उलझाऊं। तब तक मैं अपने परिवार को बुला लूंगा और फिर इसको हर तरीके से समझाया जा सकता है। यह सोचकर ब्राह्मण ने उस राक्षस से कहा, देखो विवाह तो हो सकता है, लेकिन पहले कुछ रस्में पूरी करनी पड़ेंगी आपको। राक्षस बोला, क्या रस्में हैं? बोले, 16 दिनों तक कन्याएं अभी गोबर की तरैया बना के सांझी खेलती हैं, सुवटा बनाती हैं, इसलिए ये रस्म तो अभी बालिका पूरी करेगी। राक्षस ये सुन करके
राक्षस ये सुन करके चला गया। ब्राह्मण ने दूसरे दिन अपने परिवार कुटुंब वालों को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को उधर जाने वाले किसी व्यक्ति को दे दिया। बोले भैया मेरे परिवार में इस चिट्ठी को दे देना। वो धीरे धीरे ब्राह्मण अपने कुटुंब का इंतजार करने लगा। जब 16 दिन बीत गए तब ब्राह्मण का परिवार नहीं आया। ब्राह्मण बड़ा उदास हो गया, घबराने लगा। परंतु राक्षस ठीक 17वें दिन फिर से आया और राक्षस को देख करके ब्राह्मण समझ गया कि वो सोचने लगा अब कैसे रोकूं इसको। राक्षस ब्राह्मण के पास आकर कहने लगा अब तो 16 दिन भी बीत गए, अब तो विवाह करो, क्यों नहीं करते हो। राक्षस की बात सुनकर ब्राह्मण ने सोचा या तो 5 दिन में 9 दिन में मेरा कुटुंब परिवार आ जाएगा, इसको 9 दिन का समय और दूंगा मैं, या तो ये 9 दिन में मेरा कुटुंब परिवार आ जाएगा, या फिर गांव के लोग ही मेरी बेटी को इस राक्षस के साथ देखकर शायद मेरी मदद के लिए आगे आए। ये सोचकर ब्राह्मण बोला अभी 10 दिन की रस्म और है जिसमें तुमको और मेरी बेटी को सूर्यास्त के बाद गांव गांव जाके घर घर जाकर भिक्षा मांगनी है, तब विवाह होगा। ये अंतिम रस्म है। ब्राह्मण की बात सुनकर राक्षस बोला 10 दिन के बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगा, फिर तुम कुछ कहो, ये रस्म रह गई वो रस्म रह गई। ब्राह्मण ऐसा कहकर सूर्यास्त के बाद उस ब्राह्मण की कन्या के साथ घर घर जाकर के वो दोनों लोग, राक्षस और ब्राह्मण की कन्या, ब्राह्मण की बात सुनकर राक्षस बोला 10 दिन के बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ये कहकर सूर्यास्त के बाद वो राक्षस और ब्राह्मण की कन्या गांव में घर घर जाकर के भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांगते मांगते उनको 9 दिन हो गए। 10वें दिन राक्षस ने ब्राह्मण से कहा देखो तुम्हारी शर्त पूरी हो गई, बोलो अब। ब्राह्मण ने उसको समझाने का प्रयास किया लेकिन राक्षस नहीं माना। तब ब्राह्मण को अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करना पड़ा। विवाह हो रहा था, जैसे ही विवाह की 3 परिक्रमा पूरी हुई, 3 फेरे हुए, उसी समय उस ब्राह्मण का कुटुंब आ जाता है। कुटुंब में 50-60 आदमी थे, सभी आ गए। विवाह को रोक दिया और उस राक्षस को उन लोगों ने मार दिया। जब राक्षस मर गया तो गांव के लोग भी साथ में थे, गांव के लोग भी आ गए उनको देख करके। सब लोगों ने कहा भाई देखो अब राक्षस को तो मार ही दिया, लेकिन इनकी पुत्री के साथ उसके 3 फेरे तो पड़ ही गए ना, तो अब तो इस हिसाब से तो ये भी दूषित हो गई, इसका क्या किया जाए। तब वो ब्राह्मण की कन्या ये सुन करके वो स्वयं ही आत्महत्या कर लेती, मर जाती है। जब उस ब्राह्मण की कन्या भी मर गई तो ब्राह्मण बोला अब मैं ही जी करके क्या करूंगा। मित्रों, उस ब्राह्मण ने भी आत्महत्या कर ली, यानी कि वो तीनों ही व्यक्ति मर गए। इस रस्म को तब से लेकर के आज तक पूरा किया जाता है। क्यों? सोच सोच गांव गांव जाते हैं बच्चे, घर घर जाते हैं। उसने सोचा कि जब मेरी बेटी और ये राक्षस साथ साथ जाएंगे तो किसी को तो दिखाई देगा, वो देखो ये ब्राह्मण की कन्या कितनी सुंदर है और ये राक्षस इसके साथ में है, कोई विरोध करे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। इसका सीधा सीधा मोटिवेशन था उस ब्राह्मण का कि गांव के लोग एकत्रित होकर के मेरी इस समस्या का समाधान करें। पहला मोटिवेशन ये था उसका। वो ये चाहता था कि मेरी पुत्री राक्षस के साथ विवाह नहीं करे,
अब आप अच्छे से विचार करना कि राक्षस कहते किसको है। राक्षस किसे कहते हैं? वहां पर हुआ क्या कि लड़के ने लड़की को पसंद किया। राक्षस शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो अभक्ष खाने वाला, शराब पीने वाला, अहिंसा करने वाला। अहिंसा जब करता है तो उसमें सब चीज आती है। लूट मार चोरी भी आती है, डकैती भी आती है, उसमें रिश्वत लेना भी आता है, डर दिखा करके किसी को लूटना भी आता है उसमें। राक्षस किसे कहते हैं इस विषय में ऐसा मत सोचना आप कि उसको 2 सींग थे 4 सींग थे, ऐसा कुछ नहीं है। रात्रि में निशाचर, निशा रात्रि, निशा रात्रि में जो विचरण करता है उसी को राक्षस कहा गया है। जो धर्म से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है वही राक्षस है। जो अपने कुटुंब परिवार की परंपराओं को, रस्मों को नहीं मानता वही राक्षस है। जो वेद नीति, लोक नीति, शास्त्र नीति, राजनीति, धर्म नीति, ये किसी भी नीति को नहीं मानने वाला ही राक्षस है। और ऐसे राक्षस के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। इसी के लिए आज भी ब्रज में मैं खुद जाता था, आज भी ब्रज में उल्टे सीधे गीतों के साथ में ये परंपरा चल रही है, लेकिन धीरे धीरे सांस ले रही है, खत्म होने कगार पर है ये। इसमें 2 हमें मोटिवेशन मिलते हैं। पहली बात, किसी की भी कन्या का विवाह हो रहा हो, सामूहिक रूप से उसमें जुड़ना चाहिए। कहीं इसको कोई कमी तो नहीं पड़ रही भाई, मान के चलिए उसमें कोई कमी पड़ रही है। लड़कियों की मैं सुनता आया हूँ विवाह टूट जाती है, बेचारी का विवाह होने जा रहा है, उसका विवाह हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? बोले उसने जो है वर पक्ष वालों ने 50,000 रुपये मांगे थे। अगर एक गांव वाला मिलकर के, गांव में कितने लोग रहते हैं? क्या गांव में 500 लोग नहीं रहते? विचारणी विषय, अगर 500 लोग अगर 100 रुपये करते हैं या 500 रुपये करते हैं, कितने हो जाते हैं? वो 50,000 मांग रहा है, 25,000 तो गांव वाले दे सकते हैं उसको उगा करके। गांव में सभी लोग एक ही स्तर के नहीं होते, कुछ बड़े स्तर के हैं। तो ये चीज हमको ये दिखाती थी कि गांव में किसी की बेटी की शादी हो, अनाचार के साथ हो रही हो, जबरदस्ती हो रही हो, या उसे कोई परेशानी हो रही, तो पूरा गांव जुड़ जाता था। आज वो स्तर आ चुका है। मित्रों के एक गांव में, एक शहर में यदि किसी की शादी हो रही, तो आज तो सिस्टम ये बन चुका है कि बेटे को केवल वाइफ चाहिए और बहू को केवल हस्बैंड चाहिए। दूसरा कोई सिस्टम ही नहीं, कोई नाता रिश्ता। अब मैं तो गांव की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो जो सगे संबंधी वो तक भी नहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो इस परंपरा को ब्रज में आज भी जिया जा रहा है, निभाया जा रहा है। देखो, उस ब्राह्मण ने पहले सोटा रखे, जो आज भी बच्चियां पुराने, आप गांव के अंदर जाओगे तो उसके गोबर के कंडे के ऊपर में जो बिटोरा बनता है उस पर आपको सुवटा बना हुआ मिलेगा। वहाँ देख लेना, वो जो बनाती हैं वो सुवटा, यानी उसको निर्मित करती हैं वो। और ये गौर जो बनती 9 दिन में, नवरात्रि जो नौरता नहाते हैं इसमें 9 दिन जो चल रहे हैं, लड़की ने क्या किया पहले, उसने इस नौरता में गोबर की पहले स्नान करके आएंगी प्रातःकाल। प्रतिपदा को, जिस दिन पहली नवरात्रि का दिन होगा, उस दिन कन्या जाएंगी सब, और सूर्योदय से पहले ही 4:30 बजे ही स्नान करेंगी। वहाँ से गीत गाते हुए आती हैं, वो आएंगी और एकांत में मिट्टी का बहुत बड़ा सुवटा बनाती हैं। ठीक है, वो सारी मिट्टी की बनाएंगी और उस पर फिर जो है उसको फूलों से, गुलाल से, रंगों से उसको सजाती भरती हैं। जैसे ही पहला दिन होता है तो 9-7 इस प्रकार की गौर बनाती हैं। वो बनाती है गोबर की गौर। आज भी आप जाइए ग्रामीण परंपरा में, आज भी मिलेगा आपको ये सब करते हुए। भाई मैंने तो देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसी बात नहीं है।
ब्रजमंडल के क्षेत्र में आज भी आपको ये चीज़ 101% मिलेगी, लेकिन मिलेगी आपको बहुत कम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों।